नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है पूरे एक साल का करंट अफेयर को एक महीने में कैसे कवर किया जाए कि 40 में 40 नंबर आ सके। अगर 40 में 40 ना आ सके तो 35 से कम किसी भी हालात में ना आ सके। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाना होगा और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव में जाना होगा और खुद से कहना होगा इस दुनिया में कुछ भी संभव है। कुछ भी बदलना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बच्चों का खेल है ना। इसलिए अब जो है वो पैटर्न को छोड़ दीजिए जब वन लाइनर फैक्ट आप रटते हैं। अब भी वक्त है, मेरे साथ हो जाइए। अगर 110 लाना है तो, अगर इस बार मेंस लिखना है तो, और अगर इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो 67 के लिए इंतजार कीजिए। दोनों बात आपके पास में है। इससे पहले हमने राष्ट्रीय दिया, 2 पार्ट में बनाया और अच्छे तरीके से आप लोग के सामने रख दिया। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अंतरराष्ट्रीय। देखते हैं कहां तक होता है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी नहीं बच पाती है। रियली बता रहा हूं, एकदम हार्ट पे हाथ रख के कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूं, मेरा दिल जानता है और मेरी आत्मा जानती है। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो लोग हमारी संस्था नहीं पहुंच सकते हैं, जो लोग हमसे नहीं मिल सकते हैं, उनके लिए हमारी आवाज उनके पास में जरूर पहुंच सके। बस यही एक अंदर में एनर्जी, यही एक अंदर में प्यार, यही एक आपके प्रति विश्वास होता है कि मैं अपनी आवाज को आपके पास में छोड़ देता हूं। लेकिन आपसे एक उम्मीद होता है कि प्लीज दिल की बात जरूर बताइए मुझे कमेंट करके। आपके कमेंट का बहुत इंतजार होता है। जितना आपका कमेंट का कोई और इंतजार नहीं करता है, उतना मैं करता हूं, हर्ट से बताता हूं। सारे लोगों का मैं थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल है, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। देखता सबका हूं, पढ़ता सबका हूं, जिसका बेहतरीन लगता है मैं उसका जरूर रिप्लाई देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वक्त बेस्ट और बेटर ऑप्शन है सीओर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लास होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही पढ़ाई होता है। दोस्तों, इस वक्त जो है हमारी संस्था में क्विक रिवीजन कोर्स 66 के लिए स्टार्ट है, जो सिर्फ 100 घंटे की है। सिर्फ 100 घंटे की है। इसमें जो है हम 4 विषय कवर करवाएंगे। एक रहेगा हिस्ट्री, तीनों पार्ट्स, साइंस तीनों पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके साथ साथ में बिहार स्पेशल, करंट और एक और बजट और इकोनॉमी सर्वे, इसको भी इसी के साथ में इंक्लूड करेंगे। अगर आप चाहते हैं 110 प्लस लाना तो एक बार कम से कम मुझसे मिलिए। आप मत एडमिशन लीजिए, मैंने कभी किसी कोर्स में एडमिशन लेने नहीं कहा, लेकिन मैं हर बार यही बोला हूं, एक बार मुझसे मिलिए, एक बार मेरी संस्था आइए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9015148776 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां से सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिर चाहे बिहार महासंग्राम टेस्ट सीरीज हो, जो कि 650 रुपए में 13 टेस्ट हो रहा है, एकदम वैसे ही जैसे आयोग लेता है, वही टाइमिंग 12 से 2। अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़िए। जुड़ने के लिए 9015148776 पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा संस्था का नंबर है 9334710148। जो एड्रेस है दिनकर गोलंबर, राजेंद्र नगर, रोड नंबर 2। चलिए अंतरराष्ट्रीय देखते हैं, कोशिश करते हैं एक में हो जाए। अगर एक में नहीं हुआ तो 2 चलेंगे, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय में इतने सारे जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट को जो है आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले फ्रांस में एक फिर से आतंकी हमला हुआ है। क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। 2020 में, अक्टूबर 2020 में फ्रांस के शहर एक नीश है, वहां पे इस्लामिक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 3 लोग मारे गए। उल्लेखनीय, फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून, जो कि मुस्लिम संप्रदाय के भगवान माने जाते हैं, छीने विवाद के बीच जो है यह दूसरा हमला है। ध्यान रखिएगा, यह दूसरा हमला है। इसके पूरे विवाद की शुरुआत फ्रांस के एक स्कूल से हुई थी, जहां पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आयोजित क्लास में सैमुअल पेटी नामक शिक्षक ने अपने छात्रों को पैगंबर के कुछ कार्टून दिखाए, जो कि व्यंग पत्रिका चार्ली हब्दो के द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाशित हुए थे। और गौरतलब है कि इसके बाद सैमुअल पेटी की हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत और अमेरिका की तीसरी 2+2 वार्ता अभी जो तीसरी 2+2 वार्ता हुआ किसके बीच में हुआ पूछेगा तो आप बताइएगा अमेरिका।
है ना। अक्टूबर 2020 भारत अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित होगी। प्रीलिम्स की बन गई क्वेश्चन, कहां पे आयोजित हो रही है 2+2 वार्ता? तो नई दिल्ली में। किसके बीच हो रही है? तो भारत अमेरिका के बीच। कितने नंबर की हो रही है? तो तीसरे नंबर की हो रही। हो गया क्लियर? चलिए, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा, राजनीतिक साझेदारी की समीक्षा का मंच देता है। क्लियर हो रहा है ना? बात पकड़ में आ रही है ना? 2+2 वार्ता के प्रथम 2 दौर जो है 2018 और 19 में हुए थे। 2 दौर, 2+2 = 4। लेकिन 2 दौर जो हुआ था 18 और 19 में आयोजित किए गए थे। गौरतलब है भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की जाती है। किसके साथ? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 का वार्ता भारत रखता है। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये तीनों के साथ में 2+2 वार्ता। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? क्लियर? अब बताइए, कभी भूलिएगा? आपको लगता पूछो ने आयोग जहां से पूछ रहा, जितने अंदर तुम घुसोगे उतने अंदर हम घुस जाएंगे, क्योंकि हम गहराई से पढ़ के इस बार आए हैं। इस बार सिर्फ फैक्ट को रट के नहीं आए हैं, बल्कि इस बार सारी की सारी घटना को समझ के आए हैं। और फिर देखो कितना मजा आएगा, फिर तो कोई डर होगा ही नहीं जिंदगी में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक भूखमरी, ये सूचकांक वाला जो है हमेशा एक क्वेश्चन कम से कम रहेगा, 2 एवरेज मान के चलिए। अब हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2020 जो है जारी किया गया। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भूखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट जो वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिति का मापन करती है कि भूख की स्थिति कैसी है। और भूखमरी, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94 स्थान पर है। स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। नीचे से 13वें नंबर पर है। टोटल 107 कंट्री में 94 नंबर पे खड़ा है। भूखमरी में हम बहुत पीछे हैं। गौरतलब है 2019 में भारत 117 देशों में 102 स्थान पे रहा था, जबकि 2018 में 103वें स्थान पे था। भारत भूखमरी सूचकांक में 27.2 स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में खड़ा है। कहने की जरूरत नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, गंभीर श्रेणी में खड़ा है। और भारत इस सूचकांक में श्रीलंका 64वें, नेपाल 63वें और सबसे ताजुब की बात है पाकिस्तान 88वें, बांग्लादेश 75वें, इंडोनेशिया 70वें जैसे देश जो है क्या है, पीछे है। सोच लीजिए, भारत 94वें स्थान पे है और इससे जो है पीछे आप अगर देखिएगा तो श्रीलंका है, इससे आगे नेपाल है, इधर पाकिस्तान है। भूखमरी में हमारी स्थिति हमारी पड़ोसी से भी गई गुजरी है। बस इसको याद करने के लिए है, याद रख लीजिएगा 94 नंबर स्थान है हमारा 103 में। वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट में हमारी स्थिति सबसे खराब है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूं, अभी भी वक्त है, हार्ट पे हाथ रख के बता रहा हूं, आंखें बंद करके बता रहा हूं, आपको अपना समझ के बता रहा हूं। अब भी वक्त है, रट जाइए, वीडियो जितना अंदर तक जाइएगा जाइए, लेकिन पढ़िए, सुनिए, अपने दिमाग में समझिए, क्योंकि जब 27 दिसंबर में ये सारे के सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे और फिर भी आप सही नहीं कर पाओगे, बाय गॉड आपकी आंखों से आंसू, आपकी भी औकात नहीं है, रोक के दिखला दोगे। कड़वी है लेकिन दिल की बात है, नहीं रोक पाओगे। अगर उस आंसू को रोकना है तो आज आपको खुद के लिए खुद को जलाना होगा, चलना होगा हमारे साथ। बस एक लाइन का आंसर है। चलिए, संघाई सहयोग संगठन में भारत चीन वार्ता क्या है, इसको समझते हैं। लद्दाख में जारी तनाव के बीच मास्को में सितंबर 2020 में भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक होती है। दोनों विदेश मंत्री के बीच में हुई बैठक में 5 मुद्दे पे सहमति बनी, जो निम्न है। 5 मुद्दे पे सहमति बनी है। किसके किसके बीच में? लद्दाख के लिए बैठक हो रही है, भारत चीन के लिए। समझौते में 5 सूत्र। क्या है 5 सूत्र, जरा समझ तो ले। दोनों देश को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम करेंगे, यानी कि डिसिंगमेंट ये करेंगे, यानी कि जो भी विवादित इलाका है दोनों देश, चाहे भारत हो या चाइना हो, सैनिक को हटाएंगे।
तनाव कम करना चाहिए। नेक्स्ट है, दोनों देश के नेताओं के बीच पहले जो एक राय बनी थी उसे दिशा निर्देश लेना चाहिए। मतभेद की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, दोनों देश की सीमा से जुड़े सभी मौजूदा समझौते और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए दोनों देश, और सीमा पर शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। है ना क्लियर? दिमाग में घूम रही होगी, क्योंकि यह पड़ोसी देश है। न्यूज हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय न्यूज में जो भी हमारे पड़ोसी हैं हिंदुस्तान के, और वहां से कोई न्यूज आता है तो फट से अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीमा पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों में तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखना और आपसी भरोसा को बढ़ाने के लिए एक नए उपाय पूरे किए जा सके। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों से बाहर किया। अमेरिका जो है भारत को जो है विकासशील देश था उससे क्या कर दिया? बाहर कर दिया। आइए न्यूज को देखते हैं। 10 फरवरी 2020 संयुक्त राज्य अमेरिका भारत सहित 12 देशों को अपने यहां व्यापारिक उद्देश्य यानी कि ट्रेड पर्पस से वर्गीकृत विकासशील देशों की सूची से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधित्व कार्यालय जो है विश्व के देशों की 3 सूची में वर्गीकृत करता। 3 सूची में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है व्यापार प्रतिनिधित्व कार्यालय जो है विश्व के 3 सूची में, याद रखिएगा 3 सूची में वर्गीकृत करता है, यानी कि बांटता है। एक है विकासशील, याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा है विकसित एवं सबसे कम विकसित। एक है विकासशील, दूसरा है विकसित, और तीसरा है सबसे कम विकसित। जिन देशों के विकासशील देशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उन्हें अमेरिका में कुछ वस्तुओं के निर्यात में दंडात्मक शुल्क में छूट मिल जाती है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो अमेरिका के में निर्यात में दंडात्मक शुल्क में छूट मिलती है। चलिए 11वां ब्रिक्स सम्मेलन नवंबर 2019 में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजीलिया यानी कि ब्राजील में क्या हुआ? संपन्न हो गया। याद रख लीजिएगा 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था? तो ब्राजील यानी कि ब्राजीलिया में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो, ध्यान रखिएगा बोलसोनारो ने की थी। अध्यक्षता कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। इस सम्मेलन की थीम थी इनोवेशी भविष्य के लिए आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव फ्यूचर। ये थीम जरूर याद रख लीजिएगा। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, यह भी आपको याद रखना होगा। ब्रिक्स सम्मेलन कौन से नंबर का है? 11वां है। कहां हुआ है? तो ब्राजीलिया में हुआ है। यह याद रख लीजिएगा। इसका थीम क्या है? तो याद रखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इनोवेटिव फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं COP25। इसको देखते हैं क्या है COP25। दिसंबर 2019 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के 25वें सत्र को आयोजन किया गया। COP के 25वें सत्र का क्या किया गया? आयोजन किया गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है रायसीन डायलॉग, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच रायसीन डायलॉग 2020 संपन्न हुआ। रायसीन डायलॉग 2020 का थीम जो था वो था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। नेक्स्ट जो है सागरमाला संवाद 2020, ये क्या है? इसको पकड़िए। 2 से 4 अप्रैल 2020 के बीच आयोजित होने वाला सागरमाला संवाद का थीम जो है जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य रखा गया। यानी जलवायु परिवर्तन का इसका थीम जो रखा गया है वो क्या रखा गया? जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य रखा गया है। आसियान देशों के आभासी सम्मेलन, इसको तो छोड़ ही दीजिए, वर्चुअल। चलिए
रोहिंग्या मामला क्या है इसको समझ लीजिए। 2019 में अफ्रीका देश यानी कि गाम्बिया ने मुस्लिम देशों के संगठन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्याओं के संबंधित मामला उठा दिया। इससे प्रत्युत्तर में म्यांमार की चांसलर एवं नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की ने दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार का पक्ष रखा। गौरतलब है रोहिंग्या एक सजातीय समूह है, याद रखिएगा सजातीय समूह है जिसमें ज्यादातर क्या है, मुसलमान हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं। इन्हें म्यांमार के द्वारा पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है, और जबकि इन्हें देना चाहिए म्यांमार के द्वारा, लेकिन म्यांमार जो है रोहिंग्या को पूर्ण नागरिकता नहीं दी है एवं उन्हें विदेशी निवासी और सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया है। विदेशी निवासी और सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया है। विदित हो कि वर्ष 2017 में म्यांमार सेना के द्वारा रखाइन, ध्यान रखिएगा रखाइन, 2017 में म्यांमार सेना के द्वारा रखाइन राज्य में रोहिंग्या गांव पर एक क्रूर कार्रवाई की गई थी 2017 में। चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चाबहार परियोजना ये क्या है इसको समझते हैं। हाल ही में ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया। ये चाबहार परियोजना जो थी रेल प्रोजेक्ट, इससे भारत को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया ईरान ने। ईरान का आरोप है कि भारत के द्वारा फंड में निरंतर देरी की जा रही थी। विदित हो कि वर्ष 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने के लेकर समझौता हुआ था, और विदित हो भारत सरकार चाबहार बंदरगाह परियोजना पर वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किया है। सबसे स्टार्टिंग चाबहार बंदरगाह जो था कहां है, तो याद रखिएगा ईरान। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कब इस पे हस्ताक्षर किया गया है, 2003 में हस्ताक्षर किया है, जबकि 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के निर्माण हेतु समझौता पर भी हस्ताक्षर हो चुका है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। चलिए इंडोनेशिया का हिंद विश्वविद्यालय, क्या है ये न्यूज, इसको पकड़ते हैं। इंडोनेशिया में सुग्रीव के नाम पर पहला हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया। ध्यान रखिएगा सुग्रीव के नाम पे, ये सुग्रीव वही है जिसको बाली सुग्रीव कहते हैं, किसमें, रामायण के पात्र में खोला गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको यानी कि जोकोवी विदोदो ने एक राष्ट्रपति विनिमय के अंतर्गत बाली द्वीप के देनपाशर स्थित हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट संस्था को इंडोनेशिया का प्रथम हिंदू विश्वविद्यालय घोषित किया गया, और इस नए विश्वविद्यालय का नाम जो है आइगुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट यूनिवर्सिटी जो है नाम रखा गया है। नेक्स्ट है ईरान की नई मुद्रा। 4 मई 2020 को ईरान संसद ने अपनी मुद्रा रियाल को विस्थापित कर दिया। मुद्रा की दूसरी यूनिट टोमान जारी किया है। याद रखिएगा रियाल खसक गया, टोमान आ गया। अब जो है टोकन सिस्टम है, टोमान, याद रखिएगा टोकन टोमान ईरान में जो है, यानी कि ईरान में टोमान जारी हो गया। नई व्यवस्था के में प्रत्येक टोमान का मूल्य जो है 10,000 क्या होगा, रियाल के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी को। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादक की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, और यह पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से नेपाल के, ध्यान रखिएगा बिहार के मोतिहारी से लेकर नेपाल के अमलेखगंज को क्या करती है, जोड़ती है। 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो था वो नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादन उपलब्ध करवाएगी। क्लियर है। चलिए क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है ना, क्योंकि ज्यादा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इस कम टाइम में बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। चलिए अरबी दुनिया का प्रथम परमाणु संयंत्र, अरबी जो है दुनिया का प्रथम परमाणु संयंत्र
कैसे? संयुक्त अरब अमीरात ने आबू धाबी में 12 काह परमाणु संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया है और इस परमाणु संयंत्र का निर्माण जो है कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा जारी किया जा रहा है। कौन कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी में 12 कार परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहा है और इसमें निर्माण में जो सहयोग कर कोरियाई विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस रिएक्टर में कुल 4 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे जिनकी कुल क्षमता 5600 मेगावाट होगा। सागर पहल, इसको समझते हैं क्या है सागर पहल, क्यों चर्चा में है? सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, यानी कि पहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था। याद रखिएगा, नीली अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही सागर बनाया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह एक क्या सिद्धांत है? यह एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता, समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को वरीयता देती है। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड कार्यक्रम। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड कार्यक्रम की घोषणा कर दी। अगस्त में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक में वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने हेतु एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड पहल का प्रस्ताव किया गया था। उल्लेखनीय है इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को परस्पर संबंधित करके एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। ध्यातव्य हो कि पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के मध्य सौर संसाधन को साझा करने हेतु वैश्विक सहमति का क्या किया गया है? निर्माण करना है। वैश्विक सहमति का निर्माण करना है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए सागर विजन, थोड़ा सागर विजन को देखते हैं। ये क्या है? भारत सरकार के द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देते हुए कुछ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा समृद्धि सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन विजन की शुरुआत की गई थी। यह एक समुद्री पहल था जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि, क्लियर है ना, फिर सुनिश्चित देने, हालांकि ये तो बता ही दिया हूं आपको। चलिए एयर बबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एयर बबल क्या है? 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत, फ्रांस, अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान के संचालन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। भारत सरकार ने यूएई में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ समझौता किए हैं और जर्मनी के साथ बातचीत में अपने अंतिम चरण में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के शुल्क में 25% की कमी लाने की योजना बनाई है। एयर बबल यानी कि कोविड-19 के दौरान जो है गढ़ा गया एक शब्द है, याद रखिएगा, कोविड-19 के दौरान ही गढ़ा गया एक शब्द है एयर बबल। यह दुनिया के विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन और लोगों के संपर्क को संदर्भित करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बीच जहां कोविड-19 को समान स्तर पर सामूहिक किया गया है। इस योजना को वंदे भारत मिशन, ध्यान रखिएगा, वंदे भारत मिशन का एक नया अवतार कहा जाता है। अब आते हैं 5IG। क्या है 5IG? 5IG समूह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। 5 हो गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस गठबंधन का मकसद है चीन पर क्या करना? नजर रखना। 5IG यानी कि चीन पे पूरी तरीके से नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी आपस में क्या करना है? साझा करना है। चीन को रोकने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उस पर नजर रखने की मकसद से अमेरिकी कांग्रेस समिति इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करना चाहती है।
अमेरिकी कांग्रेस समिति जो है इस गठबंधन को जो है इसमें भारत को भी शामिल करना चाहती है, जापान को भी शामिल करना चाहती है, दक्षिण कोरिया को भी शामिल करना चाहती है। अब आज का ये जो रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, जो हमने बेहतरीन तरीके से जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने रिकॉर्ड करके आपके सामने सुपुर्द कर दिया। डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी 600 घंटे हैं। अगर हम करना चाहें कुछ भी तो ऐसा नहीं है कि 600 घंटे में नहीं होगा, लेकिन करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो 6 साल भी छोटा पड़ जाता है। यही सच है, जिंदगी का कड़वा है लेकिन दिल की बात है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें हाँ कमेंट करके ज़रूर अपने दिल की बात जरूर लिखिएगा। कैसा लग रहा है, क्या समस्याएं हैं, जरूर लिखिए, हम इसका समाधान करेंगे और जरूर जवाब देंगे। थैंक यू, नमस्कार।